हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी क्या बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं सीटेट का हम लोग का क्या है, ये प्रैक्टिस चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे क्या है कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। और हम लोग बस ऑनलाइन वाला कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है बस उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग मैथ का करेंगे, ठीक है। मैथ के बाद फिर साइकोलॉजी लेते हैं। आज ये हमारा 20 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले पेन और कॉपी लेके बैठ लीजिए, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए और अपने में कॉपी पे आप 1 2 3 करके चाहे कुछ भी नंबर 1 से लेके 100 10 20 50 क्वेश्चन जो भी डाल कर रखिए। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो देखिए, अभी 10 ये है, 10 40 10 50 लगभग 50 60 क्वेश्चन है। या तो इसको एक कई वीडियो में कर लेते हैं या तो वीडियो को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये 20 तारीख का है। और जो अभी 2 दिन से ऑनलाइन पेपर जो हो रहा है तो आप लोग देखें उसको, अगर एनालिसिस आप देखे होंगे किसी भी चैनल पे तो आपको पता चला होगा कि जितना सारा कुछ पढ़ाया गया सब उसी में से आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जान लीजिए कि जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस का मतलब जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है, अगर आप ऑनलाइन पेपर को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं ना तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। ऑनलाइन का पेपर जो ऑनलाइन पेपर हुआ है अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए भैया जितना दिन बचा है कोर्स आप कंप्लीट कर लिए हैं, जितना दिन बचा है उसमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे चैनल पे बस प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन हाँ ऑथेंटिक चीज़ करिए प्रैक्टिस कि जो आपको प्रीवियस ईयर एकदम सेम वैसे हूबहू प्रूफ के तौर पे हो। और जो एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणित हो वही उन्हीं सबको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैथ सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करने के बाद फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बाद ईवीएस, ईवीएस के बाद हिंदी, हिंदी लास्ट में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग बताइए कि इसमें क्या सही होगा। हर बार की तरह आज भी हम क्या है आप लोग को 1 मिनट का समय देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, रीड करिए क्वेश्चन को। और जैसे वीडियो बड़ा होने लगेगा तो फिर हम दूसरे क्लास में अटेंड कर लेंगे जितने सारे क्वेश्चन है उसको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त जब से बातें हो रही हैं तब से आप लोग क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। क्या कह रहा है, गणित में शिक्षण अधिगम के गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक नहीं है। रचनात्मक नहीं है, व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे सर, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। रचनात्मक का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और क्या होता है, सृजनात्मक होता है, ठीक है। करके सीखने पे जोर देता है। कहीं न कहीं ये अपसारी प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, ये कह सकते हैं। आपके विचारों को अनुमति देता है। आपके जो सीखा हुआ ज्ञान क्या है उसको आप आसानी पूर्वक इसमें रख सकते हैं, आपको अनुभव रखने का अवसर देता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो मिलेगा वही क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। चलिए तो बताइए क्या यहाँ सही होगा। क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप समझ लिए होंगे। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये पॉजिटिव आपका है, ठीक है ना। आकलन करना अच्छी बात है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, अच्छा। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव आंसर है। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका, नीचे और कुछ छूटा है क्या, हाँ निर्धारित तरीका। और क्या करना है, निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। तो ये भी क्या है हमारा, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आंसर है। एक ही हमारा समझ में आ रहा है क्या है, नेगेटिव। और जो हमारा नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अंतर्दर्शी हलों का मतलब समझ रहे हैं, जो भी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी निहित है, जो पहले से विद्यमान है, बस उसी के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। जब वो सही होगा तो बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको ध्यान से देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर इसके बाद आप आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है। अच्छा, 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है, बताइए इसमें क्या सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या 4 का, बताइए भैया
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए इसमें क्या सही होगा। अच्छे से सोच समझ के बताइएगा, सोच समझिए क्या है यहाँ पे आंसर। चलिए ऑप्शन को लेते हैं। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। अच्छा। प्रतियोगी परीक्षा में मेरा पुत्र चौथा स्थान है। अच्छा। इन पुस्तकों का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है। गणन मतलब गणना करने में किस में हुआ है। तो गणना कहीं न कहीं किस में नज़र आ रही है, ये इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि में 4 टीमों ने भाग लिया है, तो गणना की बात कर रहा है। और 4 ये कह रहा है एक पुस्तक को चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, तो ये रुचिकर अध्याय के बारे में बता रहा है, लेकिन गणना का सेंस यहाँ कहीं नहीं निकल रहा है। गणना मतलब होता है जोड़ना। प्रतियोगी परीक्षा में मेरा पुत्र क्या चौथे स्थान पे, लेकिन कहीं ना कहीं गणना की सेंस नहीं निकल के आ रही है। और ये इमारतें यहाँ पे भी क्या है, गणना का सेंस नहीं निकल के आ पा रहा है। गणना का सेंस एक ही जगह निकल के आ रहा है, वो क्या है, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक ही बार में क्वेश्चन कई हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा। चलिए इसको देखिए, आप बताइए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संरचनात्मक क्या बोला भैया, संरचनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। संरचनात्मक उन्होंने बताया ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, रचनात्मक, ठीक है, रचना करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सृजनात्मक, अपसारी, विश्लेषण, आगमन विधि, ये सब क्या है, सृजनात्मक होते हैं। तो मानकृत तरीके मतलब एक जो मापदंड बना गया है, मानकृत तरीके से समस्या हल करना, मतलब आपको बता दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अलावा कुछ नहीं आप कर सकते, बस उसी को ही क्या करना है, बार बार फॉलो करना है। तो ये क्या कहलाता है, मानकृत, जो एक बार मान लिया गया है। तो ये सृजनात्मक को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है ना। प्रश्नों को प्रस्तुत करना, अच्छा, अशुद्ध मुक्त परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण करना भी सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता है। अब आपके पास बचा है प्रश्नों को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन। अब बताइए इसमें से हमारा क्या सही होगा। कह रहा है अशुद्धि मुक्त, ये भी कहीं ना कहीं क्या हमारा नेगेटिव है, हमारा एक ही आ रहा है क्या, प्रश्न प्रस्तुत वाला, ठीक है, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। आप प्रश्न को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे उसी हिसाब से बालक के अंदर क्या है, सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, विकसित होगी। आप इसको अच्छे से रीड करिए, बताइए क्या होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा या से उचित कथन है। उचित कथन ढूंढना है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखना है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी द्वारा गणितीकरण ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। अच्छी बात है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता परिक्रम सम्मिलित है। अच्छा, ये भी तो सही लग रहा है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी बात सही है। गणित में गणितीय समझ के सृजनात्मक में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती, संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है। ऊपर तो भैया सब में ए बी सी मतलब 3-3 दिया है, जिसमें हमारा ए बी और सी तो हमारा वैसे लग रहा है पॉजिटिव है। अब आप बताइए क्या इसमें सही होगा, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए भैया। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम को के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक स्तर पर देखना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कह रहा है ज्यामिति को
आयाम आकृति जैसे वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सीमित रखना चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं भाई से हमको लग रहा है नेगेटिव है। कथन सत्य कह रहा है कि उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए। परिभाषा, द्विक स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। ये तो 100% भैया बात सही है। आप बात फंसी ए और बी में। अच्छा, ऑप्शन सी तो आपको दिखा रहा है। अभी आप ए और बी को अच्छे तरीके से पढ़िए, बताइए क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बस केवल क्या सही होगा, केवल ओनली फॉर वन क्या होगा, सी सही। आप लोग थोड़ा रीड जल्दी जल्दी किया करिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाइए भैया, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है आपका। अब आप लोग पढ़िए इसको। चलिए, अब आप कर लिए होंगे। कह रहे सड़क विक्रेता और दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसमें किसमें? गणितीय कौशल और दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाए गए गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में। चलिए, कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। अच्छा, वे अस्पष्ट और असंगत हैं। अच्छा, ये गणित के प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक है। तो आपको यहाँ से क्या लग रहा है भैया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ये तो कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो ये तो हमारा हमको लगता है ये गलत हो जाएगा पहला अपने आप, ठीक है। और ये भी क्या है, वे अस्पष्ट कह रहा है, तो ये भी क्या गलत है, असंगत से गलत है। मेरा एक ही ऑप्शन सी सही है। सी किस में दिख रहा है? सी केवल क्या है, डी में। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग क्या है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको टाइम दूंगा तो ज़्यादा समय चला जाएगा। आप वीडियो को रोकने के बाद आप क्या है, अच्छे से पहले सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद आप इसको देखिए आंसर को। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों के त्रिविमी विवेचनाओं द्विक स्थान संबंधित विवेचन विकसित को संभावना न्यूनतम है? मतलब सबसे कम वाला कह रहा है, सबसे कम किसमें है संभावना, सबसे कम। चलिए देखते हैं सबसे कम किसमें है। ऑप्शन पढ़िए भैया, ऑप्शन करिए, सबसे कम संभावना किसमें है आपको बताना है। कह रहा है कि आंकड़ों क्या है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, ठीक है। 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, त्रिविमी है ना, 10 ग्राम तो सही है। विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, ठीक है। नेट मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको प्रिज्म और पिरामिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये प्रिज्म और किसकी बात कर रहा है? पिरामिड की बात कर रहा है। आप तो यहाँ से त्रिविमी चीज़ की समझा जा सकता है, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड की बात कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है क्या है, ये सही है। और ये 10 ग्राम भी हमको लग रहा है सही है। दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना कि कोई भी अगर वो है तो इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो एक ही सबसे कम है, वो है हमारा क्या, ए हमारा क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, सही है। तो ये हमारा क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तीन गुणे 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? बताइए भैया, कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं में से 3 गुणे 5 के आयताकार अवयव की रचना करना। आयताकार, ठीक है, बात सही है। उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पाठक का कविता पाठ करना, मतलब कहीं ना कहीं रटने की बात कर रहा है। तो रटना क्या होता है भैया, हमारा गलत होता है। कैलकुलेटर क्या करना है कि सहायता लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सप्लामन गणना, स्कीप काउंटिंग का अभ्यास करना, कहीं ना कहीं क्या करना, रटने पे जोर दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा,
ठीक है ना। साकार वस्तुओं के माध्यम से सखाना, एल्पस थ्योरी आप पढ़े हैं। अब बताइए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए भैया, शुद्ध कथन को पहचानिए। चलिए अब आप लोग रिसीव कर लिए होंगे। तो कह रहे हैं परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, गलत। परिणामों का अनुमान क्या है, गणितीय कौशल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। अच्छा, गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। समतुल्य मतलब कुछ नेगेटिव भी दिख रहा है यहाँ पे, और मानक सूत्र से, ये मानक से हमारा क्या है, नेगेटिव, तो यहीं से गलत हो जाएगा। गणित में नमूनों की पहचान शामिल करना, ये सही बात है, ठीक है ना। नमूना मतलब एग्जाम्पल देना, नमूना मतलब क्या, एग्जाम्पल देना। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जाता है, यांत्रिक। तो यहाँ भैया एक ही ऑप्शन है हमारा जो नमूना, ये क्या है, हमारा शुद्ध कथन है, जो है पॉजिटिव में। ये सममित वाला आप लोग बहुत पढ़े हैं। सममित की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोग कार्यनीति कौन सी है, बताइए। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराना, अच्छा सही बात है। अवधारणाओं की स्पष्ट परिभाषा देना, परिभाषा से मतलब नहीं है बच्चों को वाद विवाद की सम्मिलित क्रियाएं, वाद विवाद नहीं भैया, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना। अब बताइए, बी तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, बी तो पूरी तरह से गलत है, और सी भी पूरी तरह से गलत है। अब आपको डी और ए में सोचना है क्या हो सकता है, ठीक है। तो सममित रेखा हमने पढ़ाया है कि काल्पनिक रेखा खिंचाती, चाहे क्षैतिज चाहे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, चाहे लंबवत चाहे क्या है, क्षैतिज या हो, तो ऐसे दो रेखाएं खींची जाती हैं। उसमें देखना होता है कि एक आकृति हूबहू दूसरी आकृति की तरह दिखाई दे। तो ये जानने के लिए या तो हम क्या करते हैं, पेपर को मोड़ते हैं, या क्या करते हैं, काटते, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं या घुमाते हैं। हमने सममित रेखा में अच्छे से आपको बताया हुआ, या तो मोड़ते हैं, या तो घुमाते हैं, या तो कोई काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है। और देख लेते हैं आगे। चलिए, ये यहाँ से भैया आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है, साइकोलॉजी। बताइए इसमें क्या सही होगा। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं। विकास एक धारणीय और एक आयामी है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। विकास अनुवांशिकता के संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है। कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यही है विकास, ये नहीं है, ठीक है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, संवेदनशील अवस्था बताइए। ये तो होगा नहीं, संवेदनशील मतलब प्रारंभिक अवस्था पूछ रहा है ना, तो 0 से 2 वर्ष, और ये युवा अवस्था है, तो ये होगा ही नहीं। मध्य बचपन होगा ही नहीं, और क्या है, जन्म से पहले की बात करा तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है हमारा बी। इन सब क्वेश्चनों में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। अब बताइए, शीर्षगामी सिद्धांत के किस क्षेत्र पर लागू होता है, शीर्षगामी। आप वीडियो को पॉज करके भैया रोक के पहले सॉल्व कर लिए, इसके बाद आगे देखा करिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, देखो ये विकास की बात कर रहा है, तो संज्ञानात्मक अलग चीज़ें होती है, नैतिक अलग होता है। नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अलग होता है भैया। शीर्षगामी की बात कर रहा है, और भाषा विकास अलग होता है। तो शीर्षगामी मतलब कहीं ना कहीं गामक, गामक का मतलब होता है जो इंद्रिय आधारित अधगम होता है। आपको पता है शीर्षगामी मतलब सिर से पाँव की तरफ, किस तरफ, सिर से पाँव की तरफ निकलते हैं। और अधोगामी मतलब मध्य भाग से ऊपर, ठीक है ना। तो शीर्षगामी, अधोगामी आपको याद होना चाहिए। अब बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिकता चिंतन शुरुआती सामाजिक, कह रहा चिंतन शुरुआती
चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। नैतिक चिंतन कब भैया? शुरुआती सामाजिक के बारे में पूछ रहा है, शुरुआती। ये तो आप कहीं पढ़े ही नहीं है, तो इसकी बात हम खत्म करते हैं। एक है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। अब यहाँ से भैया एक चीज़ जान जाइए कि ये कौन सा होता है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है ना। ये पहले में भी दो चीज़ें होती हैं, डेली में बता रहे हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, मैं डेली बताता हूँ। और इसमें भी दो चीज़ें, बार बार लॉरेंस कोल्बर से क्वेश्चन आ रहा है, और जो इस समय हो रहा है एग्जाम उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? सही पूछ रहा है, शुरुआती, शुरुआती की बात कर रहा है। इसमें देखो माँ बाप के द्वारा नैतिकता लाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है? स्वार्थी बच्चे होते हैं। क्या होता है? स्वार्थी बच्चा होता है। और इसमें नैतिकता किसके द्वारा? माँ बाप के द्वारा लाई जाती है, या तो दंड एवं आज्ञा देके। दूसरे में क्या होती है भैया कि इसमें क्या होता है? नैतिकता समाज द्वारा ली जाती है, और बच्चे का जो क्या सोचने विचारने की क्षमता इसी में स्टार्ट होती है। क्योंकि जो पहला वाला भैया ये क्या है? 4 से 10 है, और ये 10 से क्या है? 13 है। तो जब 10 से 13 होगा तो इसी में चिंतन वाली प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगला क्या है? 13 से ऊपर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखना और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। किसका? आरंभिक। आपको क्या देना है? आरंभिक। आरंभिक किसमें होगा? देखिए ये तो द्वितीय मतलब हो गया परिवार, ये किस में चला जाएगा? परिवार में नहीं, सॉरी, ये विद्यालय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विद्यालय में। इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन बच रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितने लोग का दिमाग इसमें सक्रिय समाजीकरण है? तो सक्रिय मतलब सक्रिय तो होगा बच्चा, लेकिन कहाँ सक्रिय होगा? सक्रिय होगा समाज में। तो कौन सी अवस्था में सक्रिय? तो बच्चा हर जगह होता है, चाहे प्रारंभिक अवस्था हो, चाहे मध्य अवस्था हो, चाहे किशोरावस्था, शैशव, बालक, किशोरा, कोई भी अवस्था हो। लेकिन प्रारंभिक अवस्था जब बात करेंगे तो कहीं न कहीं प्रारंभिक मतलब शुरुआती। ज़्यादा बात नहीं करेंगे भैया, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है, सबका हो रहा है, किसी दिन आपका भी हो सकता है। अभी आप लोगों में समय है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को एक तरफ देखते रहिए। आ जाइए, ये क्या है? पियाजे के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। मतलब जो हमको पहले से पता है, इसी में नई चीज़ों को क्या करना है? शामिल करना है। क्या करना भैया? इसमें नई चीज़ों को शामिल करना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जब विरोधाभास होगा तो क्या कहलाएगा? समायोजन। और जब विरोधाभास नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? समावेशन। तब क्या कहलाएगा? समावेशन। और समावेशन का भैया दूसरा नाम होता है क्या? आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसातीकरण। संगठन की बात अलग होती है, और संतुलन का एक नाम है। संतुलन का नाम क्या है भैया? इसका क्या है? आत्मसातीकरण। तो इसका क्या होगा? आत्मसातीकरण। और संतुलन का नाम इसका नाम आत्मसातीकरण इसका है। तो इसका भी याद नहीं आ रहा है, संतुलन का बता देंगे आप लोग को, ठीक है। हमने उसमें आप जब पढ़े होंगे थ्योरी में हमने लिखवाया है आत्मसातीकरण, ठीक है। संगठन मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में इकट्ठा करना। विरोधाभास होगा तब समायोजन, विरोधाभास नहीं होगा तो समावेशन। समावेशन को आत्मसातीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा? हाँ, जो पिछला था, जो हमने बता रहे थे संतुलन का, तो संतुलन का भैया क्या होता है? साम्य धारण। क्या होता है? साम्य धारण, ठीक है ना। चलिए, ये सबको पता है लेवाइगोस्की से, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेडपीडी आ जाए संभावित विकास का क्षेत्रफल, तो क्या है? जेडपीडी से। बताइए, मीरा आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं, अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण मतलब संरक्षण नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं संरक्षण का अभाव है और क्रमबद्ध नहीं कर पा रही है, ठीक है। पियाजे किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में? आप बताइए भैया।
पियाजे के किस अवस्था में है ये? इसके अंदर संरक्षण का अभाव पाया जा रहा है। किस चीज का? संरक्षण का अभाव। चलिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बताइए। इसमें क्या होगा हमारा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। अमूर्त मतलब होता है काल्पनिक वाला, मूर्त मतलब होता है ठोस। मूर्त का मतलब ठोस, अमूर्त मतलब औपचारिक। पियाजे के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा? अमूर्त मतलब औपचारिक। औपचारिक। अमूर्त मतलब क्या होगा? ठोस। संवेदी मतलब समझे इंद्रियगामक अधिगम, इंद्रियों के द्वारा अधिगम। लेवाइगोस्की के बारे में पूछा भैया, सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन, ठीक है। अधिगम एक सामाजिक। चलिए, तो यहाँ क्या सही हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। आप क्वेश्चन को रोक लिया करिए, रोकने के बाद आप उसको सॉल्व किया करिए। संज्ञानात्मक विकास, सांकेतिक भाषा विकास, पूर्वगामी विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। बताइए। संज्ञानात्मक से भैया सीधे सीधे पकड़ लीजिए किसको? पियाजे को। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब सामाजिक की बात आती तो लेवाइगोस्की पढ़ते हैं। मनोलैंगिक अलग है, बंडूरा अलग है। बंडूरा अधिगम में है। बेबी डोल। प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत, बताइए कैसे होगा? कह रहे निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, मतलब लगातार आप क्या करेंगे? एग्जाम लेंगे। मौखिक दंड क्या प्राथमिक स्तर पे भैया? एक रूपी मानकीकृत, मतलब सबको एक समान शिक्षा देंगे। एक रूपी का मतलब हो गया कि आपके यहाँ वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है और इंडिया के सभी कक्षा क्या है? समावेशी कक्षा है। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं केवल मूल्यांकन के, मतलब केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, मतलब केवल मूल्यांकन के स्थान पर कैसा होना चाहिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब आप मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे को पहले से बेहतर बना सकें, इसलिए मूल्यांकन हमारा किया जाना चाहिए। चलिए बताइए इसमें क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक, ठीक है, को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। ठीक है, अच्छी बात है, करके सीख रही है। उसे हाल ही में WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है। अच्छी बात है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने असमर्थ हैं। इस स्थिति में अध्यापक क्या करेगा? मतलब मैथ की बात कर रहा है। तो कह रहा है पारो को कहना चाहिए कि उसने पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ये भैया गलत बात है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा नहीं देना, रटवाना नहीं है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन, मतलब पुराने अनुभवों को कहीं न कहीं वैधता देना। ठीक है। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में ज्ञान से पृथक, ये ने कहीं काट रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा मिल रहा है, क्या है? पॉजिटिव, वो हमारा जो है सी सही है। बताइए। ये भी आपको दिख रहा है ध्वनि लय शब्द के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के? आप देखो कहीं ना कहीं ये बुद्धि से आ रहा है, और बुद्धि किसका? हार्वर्ड गार्डनर का। अंतर्वैयक्तिक मतलब होता है अपने अंदर निहित चीज़ों को। अंतरा मतलब दो लोगों के बीच में अंतर करना, जैसे राजनेता, चाहे साधु संत, ठीक है, चाहे बीमा एजेंट, ये सब। तो कहीं न कहीं ये लय, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारा क्या हो जाएगा? भाषाई। स्थानिक के अंदर आपका कौन आ जाएगा? मूर्तिकार। स्थानिक के अंदर कौन आएगा? मूर्तिकार आएंगे। ठीक है, स्थानिक के अंदर मूर्तिकार आएंगे।
और आपके कार्टूनिस्ट आएंगे, ये सारे सब आएंगे। अब बताइए इसमें क्या सही है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी है? सहयोगी प्रयोजन कारण, ठीक है। एक शब्द वस्तुपरक, एक शब्द का मतलब गलत हो जाएगा। मानक परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। स्मरण, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी ट्रिक ही काम कर जा रही है, तो ये सही है अगर आपको ट्रिक अच्छे से लर्न है तब। अब बताइए इसमें क्या सही है। कौन सा समावेशन का नियम है? कौन सा समावेशन? विभेदन मतलब भेदभाव, तो अलग करना। मानकृत अनुदेश, अच्छा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक करना, तो ये कि हमारा ऑप्शन बच रहा है क्या? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, वही क्या कहलाता है? हमारा समावेशन कहलाता है। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए भैया? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कह रहा हतोत्साहित, इससे गलत। ये अनुमति नहीं, इससे गलत। ये सजा, तो एक ही ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को करिए, अच्छे से दिमाग लगाइए भैया यहाँ पे। कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी? सृजनात्मक मतलब हमने बताया जहाँ पर उनको विचारों को रखने की अनुमति होगी। कल्पनाशीलता, उत्तर प्रश्नों को स्वीकार करना, अच्छी बात है। विचार मंथन करना, ये भी अच्छी बात है। अभिसारी चिंतन, कहीं ना कहीं ये आपको क्या कर रहा है? बाधित कर रहा है। अभिसारी, संश्लेषण, ठीक है, ये सब क्या है? बाधित करते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है। असहमति के प्रति सहनशीलता, ठीक है। असहमति के प्रति सहनशीलता, आप जो चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये कोई आदमी गलत है, आपको पता है, तो आप इस पर जिद न करिए, बहस न करिए। इसको सहनशीलता पूर्वक क्या करिए? इसको आपको क्या करना है? समझाना, जोश में क्रोध में नहीं आना है। तो ये कहला है असहमति के प्रति सहनशीलता। आप असहमत हैं, अच्छी बात है, चीज़ें सही नहीं है, आप असहमत हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उसको रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। उसको अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद उसे समझाने की कोशिश करेंगे सहनशीलता से, गुस्से में नहीं, प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ से है भैया? डी में, तो हमारा ये सही हो जाएगा, डी। अब बताइए इसमें क्या सही हुआ। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों का व्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आलेखीय खंड मतलब जब टुकड़ों में कोई चीज़ की जाएगी तो भैया तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगी। अग्रवर्ती आयोजन, अग्रवर्ती नहीं समझ में आ रहा है, अग्रवर्ती मतलब होता है एडवांस। एडवांस कोई चीज़ होती तो बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। स्मृति सहायक मतलब रटा रटाया काम नहीं करवाना है। तो संकल्प मानचित्र, पहले उनके अंदर क्या करना है? पहले उनके अंदर एक संकल्पना, एक उसके अंदर अवधारणा पहले बच्चे के अंदर विकसित करनी है कि भैया देखो ये रोटी है, ये क्या है? तावा है, ये चौकी है, ये जितने हैं, इसी को अगर हम क्या, ये सेब है जो खाते हो, इसी को हम आधा आधा काट देंगे तो इसी को हम कहते हैं 1/2, ठीक है। तो पहले अंदर उसके अंदर संकल्पना विकसित करनी है, उसके माइंड में आपको धारण कराना है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, वो भी किससे? साकार वस्तु को दिखा के। चलिए इसमें बताइए क्या सही होगा। इसमें कौन सी नीति छात्रों की चिंता का सामना करने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है मतलब आपको क्या करना है? नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। छात्रों को अधिगम की प्रभावी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ठीक है, ये तो अच्छा है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थ लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ठीक है। अपने छात्रों को चिंता अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, अच्छा। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे में तुलना करना, ये हमारा क्या भैया? नेगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? परीक्षा के लिए? गलत। स्मरण नहीं भैया। वेधन नहीं, ये तो बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है।
संप्रत्ययी समझ, मतलब कुछ रिलेटेड चीज़ को उसको क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन को आप पहले पुश करिए, पुश करने के बाद आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर देखना है। बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। जब करके सीखेंगे, व्याख्यान किसी चीज़ के बारे में आप व्याख्या देंगे तो बच्चे एक सन सुनेंगे, दूसरे कान से भैया निकाल देंगे, समझ में नहीं आता है। यंत्रवत नहीं, यंत्रवत वो भी क्या करना है, अभ्यास कराना, कहीं ना कहीं रटवाना है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है ना। जब ये कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशील से भाग लेते हैं, हाँ ये इसको रखिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम देना, ये भी क्या है, नेगेटिव, तो हमारा एक ही बच रहा है, वो क्या है, बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करिए। कह रहे छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। मतलब करके सीखने पे जोर देना चाहिए, खुद से स्वयं निर्देशित, मतलब अपने आप को करें। बच्चा जब अपने आप से करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, खोजबीन करेगा, रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपसारी, उसके विचारों को महत्व दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ से रचनात्मक, सृजनात्मक सब चीज़ें किसमें दिख रही है, यंत्रवत अधिगम मतलब रटना, प्रतिस्पर्धा मतलब समझ रहे हैं ना, कंपटीशन की भावना करना, निर्देश मतलब बस रास्ता दिखाना, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजना, अन्वेषण, अन्वेषित लिखा ना, यहाँ पढ़िए डिस्कवरी, कहीं ना कहीं अन्वेषण ही लिखा है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। भूमि की भराई, अगर खेत में भैया अगर पानी भरा हो तो प्रदूषण फैली नहीं है। कंपोस्ट खाद, कोई मतलब नहीं है। कृमियों से खाद बनाना, कृमियों से वर्मी कैंप, तो इससे भी नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, भस्म। भस्म मतलब होता है जलाना। जब किसी चीज़ को हम जलाएंगे तो भैया उसमें से क्या निकलेगा, धुआं। जब निकलेगा धुआं तो क्या होगा, वायु प्रदूषण। बताइए, वह स्थान जो कि दीर्घ, वह स्थान जो